हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल की कक्षा में हम जो है महाकवि भारवी का सामान्य परिचय पढ़े थे कि महाकवि भारवी के माता-पिता और पत्नी का क्या नाम है और उनका समय क्या है। आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि किराता अर्जुनीयम जो ग्रंथ है उसके बारे में। किराता अर्जुनीयम ग्रंथ में कितने सर्ग हैं, कौन सा रस है और इसमें कितने श्लोक हैं और जो है टोटल श्लोकों की संख्या कितनी है और जो है प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं और कौन सा रस है। इस प्रकार के प्रश्नों के साथ हम जो है किराता अर्जुनीयम को आज यहाँ पे आप लोग के सामने प्रस्तुत करेंगे, यानी कि यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलते हैं आज की कक्षा की तरफ। पहला यहाँ पे प्रश्न बनेगा कि जो किराता अर्जुनीयम ग्रंथ है इसके लेखक कौन है। पहला प्रश्न यही बनेगा। तो किराता अर्जुनीयम जो ग्रंथ है उसके लेखक यहाँ पे है महाकवि भारवी। कौन है दोस्तों? भारवी। तो आंसर में आ जाएगा भारवी है। कौन है दोस्तों? भारवी। दूसरा प्रश्न बनेगा कि किराता अर्जुनीयम जो ग्रंथ है उसकी विधा क्या है, वह किस विधा में लिखा गया है। नाटक है कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है। तो क्या है यह जो है किराता अर्जुनीयम? तो आंसर में आ जाएगा यह किराता अर्जुनीयम एक महाकाव्य है। क्या है? एक महाकाव्य है। ठीक है। तीसरा प्रश्न बनेगा किराता अर्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी, यानी कि जो है विधा तो हो गया, जो है सर्ग है कि महाकाव्य है, विधा है क्या है। तो यहाँ पे हमारा हो गया महाकाव्य है। ठीक है। अब है कि ये जो महाकाव्य किराता अर्जुनीयम है इसमें कितने सर्ग हैं। ठीक है। जो महाकाव्य होते हैं दोस्तों वो सर्गों में बटा होता है। ठीक है। महाभारत हमारे पर्वों में बटा हुआ है और जो है रामायण हमारा कांडों में बटा हुआ है और यहाँ पे किराता अर्जुनीयम हमारा जो है सर्गों में बटा हुआ है। ठीक है। तो इसमें कितने सर्ग हैं दोस्तों किराता अर्जुनीयम में प्रश्न पूछेगा तो आंसर मारा जाएगा 18 सर्ग हैं। कितने हैं दोस्तों? 18 सर्ग है। तो किराता अर्जुनीयम में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। चौथा प्रश्न होगा किराता अर्जुनीयम जो ग्रंथ है इसमें रस कौन सा है। तो किराता अर्जुनीयम दोस्तों जो है अर्जुन जो है पाशुपत जो है अस्त्र की प्राप्ति के लिए जो है तप करते हैं और जो है इस पाशुपत जो है अस्त्र के द्वारा वह जो है युद्ध इत्यादि करना चाहते हैं। तो इसमें जो है युद्ध की बातें की गई है, यानी कि इसमें युद्ध इत्यादि का वर्णन किया गया, इसलिए इसमें जो है कौन सा रस होगा। तो इसमें रस होगा वीर रस। क्या होगा? वीर रस। तो यहाँ पे प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है महाकाव्य है उसमें कौन सा रस है। तो आंसर में आ जाएगा उसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। कौन सा रस है? वीर रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। इससे पहले हमने बताया कि जो हमारा रामायण है वह जो है कांडों में बटा हुआ है, महाभारत जो है पर्वों में बटा हुआ है। तो हमारा जो है पर जो है महाभारत में कौन सा रस है और जो है रामायण में कौन सा रस है, इस प्रकार के प्रश्न भी वहां से पूछते हैं दोस्तों, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। किराता अर्जुनीय में पूछा है कि कौन सा रस है, तो आंसर में आ गया यहाँ पे कि इसमें वीर रस है। ठीक है। यदि हम महाभारत की बात करें तो उसमें शांत रस का प्रयोग किया गया और रामायण की बात करें तो उसमें करुण रस है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारे बनेंगे रसों से, यानी कि रस से भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, यानी कि किराता अर्जुनीयम के सर्ग और रस जो बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्नों में। आगे हमारा है कि ये जो है किराता अर्जुनीयम में इसका उपजीव्य क्या है, यह कहाँ से लिया गया है। ठीक है। तो आंसर में आ जाएगा यह जो इसका उपजीव है वह महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो 18 पर्व है। कितने पर्व है दोस्तों? 18 पर्व। तो पहले पर्व का नाम है आदि पर्व, दूसरे का नाम है सभा पर्व, तीसरे का नाम है वन पर्व। तो कौन से पर्व से लिया गया है महाभारत का जो किराता अर्जुनीयम है वह है, आंसर जाएगा वन पर्व। कौन सा है दोस्तों? वन पर्व। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया वन पर्व से लिया गया है। अगला हमारा कथानक है। इसमें कथानक क्या, ये जो है किराता अर्जुनीयम में इसमें मुख्य कथानक क्या है। तो इसमें मुख्य कथानक है दोस्तों अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। तो मुख्य कथानक क्या है इसमें? पाशुपत्र अस्त्र की प्राप्ति, यह इसका मुख्य कथानक है। किससे? तो भगवान शिव जी से। ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा कि किराता अर्जुनियम का मुख्य कथानक क्या है। तो अर्जुन द्वारा भगवान शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति इनका मुख्य कथानक है। ठीक है। इसमें हो गया प्रमुख पात्र। इसमें मुख्य रूप से कितने पात्र है दोस्तों? तो पात्रों की देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मुख्य पात्र, प्रमुख पात्र जो है तो अर्जुन है, द्रौपदी है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल सहदेव, यह पांचों भाई हो गए और उनकी पत्नी हो गई। अगला है श्री कृष्ण है, वनेचर है और दुर्योधन को यहाँ पे सुयोधन जो है सुयोधन कहा गया है। दुर्योधन को यहाँ पे भारवी ने सुयोधन करके संबोधित किया अपने किरातार्जुनीयम ग्रंथ में। और यहाँ पे जो है इंद्र है और किरात भेषधारी शिव है और व्यास है और यक्ष है। व्यास ये हमारे जो है
महाभारत के जो लेखक व्यास है और जो है यक्ष जो देवकोटि के लोग होते हैं, तो यक्ष जो है देवकोटि के, तो यक्ष भी इसमें पात्र हैं। ठीक है, तो यक्ष, व्यास और जो है वनेचर, अर्जुन इत्यादि। तो यक्ष यहाँ पे जो है युधिष्ठिर यक्ष संवाद होता है, जो है जब उनको वन मिल जाता है, वनवास मिल जाता है, तो यक्ष युधिष्ठिर संवाद होता है जब वो जल तालाब में जल पीने इत्यादि के लिए जाते हैं तब। तो यक्ष का भी इसमें प्रयोग किया गया, तो यहाँ पे यक्ष भी एक पात्र के रूप में है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। यहाँ पे प्रमुख पात्र हो गया दोस्तों कौन कौन से, तो आपने देख लिया। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भारवी का प्रामाणिक जीवन वृत्त सर्वथा जो है अपर्याप्त है, यानी कि इनके बारे में जो भारवी का जीवन जो है जीवन वृत्त है, यानी जो इनके जन्म के बारे में जो है परिचय प्राप्त होता है वह सर्वदा क्या अपर्याप्त है। कुछ किंवदंतियां प्रचलित है। तो कहाँ से इनका प्राप्त होता है जीवन वृत्त, तो यहाँ पे एक कथा है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है अवंती सुंदरी कथा। यह इसके लेखक कौन है दोस्तों, तो आंसर में आ जाएगा इसके लेखक हैं दंडी। दंडी कौन है, तो जो है महाकवि भारवी जो है दंडी के प्रपौत्र मतलब प्रपितामह, पितामह के पितामह है। ठीक है, तो इस प्रकार से कल की कक्षा में हुआ था। तो दंडी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम अवंती सुंदरी कथा है। उस कथा के अनुसार जो है इनका जो है भारवी का जीवन वृत्तांत निम्नलिखित है। ठीक है, तो निम्नलिखित है, तो देखते हैं कौन कौन सा इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा जो है इनका जो है जीवन के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ पे भारवी इनका जो है उस ग्रंथ के अनुसार जो है कहा जाता है कि भारवी जो है चालुक वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज यानी विष्णुवर्धन के राजसभा में थे। तो यहाँ प्रश्न होगा कि भारवी किस राजा के राजसभा में थे, तो आंसर में आ जाएगा भारवी जो है विष्णुवर्धन के राजसभा में थे। किसके अनुज थे, तो यहाँ के जो है सम्राट चालुक वंशी, चालुक जब चालुक वंश चल रहा था तो चालुक वंशी सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के अनुज थे। ठीक है, छोटे भाई थे। और जो है 615 ईस्वी में मित्र सभा पंडित राजकवि थे। ठीक है, तो ये जो है सभा पंडित में थे, राजकवि के पद पे जो है उस पर सुशोभित थे। किसके सभा में, किसके राज्य में, तो विष्णुवर्धन के राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार की किंवदंतियां यहाँ पे जो है प्रचलित है इनके जीवन चरित्र से लेकर। तो यहाँ पे आंसर हमारा जो है मेन रूप से यही यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो विष्णुवर्धन को ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे है कि भारवी जो है कुशिक और कौशली, यानी कि भारवी किस वंश के हैं। ठीक है, भारवी का जो वंश क्या है, तो यह होगा, तो भारवी का जो वंश है वह है क्या है दोस्तों, वह इनका वंश है कुशिक या कौशिक गौत्री या ब्राह्मण थे। तो इनको जो है कौशिक भी कहा जाता है, कुशिक भी कहा जाता है, और जो है गौरी ब्राह्मण थे। ठीक है, कौन थे, गोत्री ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। पूछेगा भारवी किस वंश के थे, तो कौशिक वंश के थे, जिसको कौशिक भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुशिक या कौशिक गोत्री ब्राह्मण थे। कौन थे दोस्तों, गोत्री ब्राह्मण थे, इसको ध्यान रखिएगा, गोत्री ब्राह्मण थे। ये एक यहाँ पे है प्रश्न बनेगा दोस्तों कि दंडी की रचना है, तो दंडी की रचना कौन सा है दोस्तों, तो ऊपर हमने एक पढ़ा कि अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की रचना है, जिसमें उन्होंने अपने जो है महाकवि भारवी का जीवन के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उनका ग्रंथ है जो 10 राजकुमारों का चरित्र जिसमें वर्णित है, जिसको कहते हैं 10 कुमार चरितम। ठीक है, तो 10 कुमार चरितम में 10 राजकुमारों का चरित्र इसमें जो है वर्णन है, और 10 राजकुमार जो है किसी न किसी उद्देश्य से अलग अलग दिशा की ओर जाते हैं, और जो है वहाँ के जाते हैं, वहाँ पे विजय प्राप्त करते हैं, और वहाँ की कन्याओं यानी राजा जिस राजा पर विजय प्राप्त करते हैं उनकी लड़की से वो इत्यादि शादी कर कर कुछ लोग वहीं पे रह गए, और कुछ लोग जो है यहाँ पे जो है राजकुमार से मिलने के लिए गए। तो इस प्रकार की कथा जो है 10 कुमार चरितम में है। ठीक है, तो कथा लंबी है दोस्तों, तो 10 कुमार चरितम के यदि लेखक पूछे कौन है, तो आंसर जाएगा दंडी है। ठीक है, कौन है, दंडी है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे है भारवी का संबंध जो है, यहाँ पे संबंध उनका और भी बताया गया है कि और भारवी का संबंध कहाँ पे था। ठीक है, तो एक है कि वह पुलकेशिन जो है द्वितीय विष्णुवर्धन के जो है राजसभा कवि थे। यहाँ पे है कि भारवी का जो संबंध है वो कोंकण के गंगवंशी नरेश, यानी कि वहाँ पे चंदेल वंशी था, चालुक वंशी, यहाँ पे है कोंकण वंशी। ठीक है, तो गंग वंशी नरेश दुर्विनीत और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र महेंद्र विक्रम के सभा साथ भी थे। तो यहाँ पे जो है इनका समय यह भी माना जाता है कि यह जो है चालुक वंशी तो थे ही, मतलब चालुक वंश के राजा विष्णुवर्धन के सभा कवि थे। और यहाँ पे और भी माना जाता है कि और यह किस राजा के सभा में थे, तो इनका जो है कोंकण के गंगवंशी राजा थे जिनका नाम दुर्विनीत नरेश दुर्विनीत, और कांची के पल्लव वंशी नरेश सिंह विष्णु तथा उनके पुत्र यानी सिंह विष्णु के भी सभा में थे।
भारवी और महेंद्र विक्रम के भी सभा में भारवी थे, यानी कि उनके पुत्र के सभा में भी वो थे। तो इतना परिचय इनका जो है भारवी का और भी प्राप्त होता है। तो यदि हमारा विष्णुवर्धन के सिवा और भी परिचय भारवी का पूछे तो यह जो है कि ये दूरबीन के भी साथ थे, सभा में थे। और कांची के जो वंशी थे, पल्लव वंशी, वहाँ विष्णु सिंह विष्णु तथा महेंद्र विक्रम के भी सभा में थे। ठीक है, तो इस प्रकार के हमारे प्रश्न बनेंगे। आगे है, सिंह विष्णु से मिलते समय कवि की अवस्था क्या थी। जो वो सिंह विष्णु के यहाँ थे, जब सिंह विष्णु जो यहाँ पे पल्लव वंशी है, कांची नरेश, कांची इनकी राजधानी थी। तो कांची के जो पल्लव वंशी राजा है सिंह विष्णु, उनके सभा में जब गए, उनसे मिले, तो उनकी अवस्था कितनी थी, भारवी की अवस्था, उम्र कितना था, तो वह 20 वर्ष के थे। कितने थे, 20 वर्ष के थे। ठीक है, ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कितने वर्ष के थे, तो 20 वर्ष के थे। ठीक है, आगे हमारा यह एक प्रश्न यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है कि किराता अर्जुनियम के 15वें सर्ग की संस्कृत टीका, यानी संस्कृत टीका जो ग्रंथ का नाम है संस्कृत टीका, किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर जाएगा विद्वान नरेश दुर्विनीत के द्वारा। किसके द्वारा, विद्वान नरेश जो दुर्विनीत है उनके द्वारा लिखा गया है। कौन से सर्ग पे, तो 15वें सर्ग पे। ठीक है, टीका क्या नाम है, संस्कृत टीका। ठीक है, तो टीका का नाम है संस्कृत टीका, 15वें सर्ग पर यह लिखा गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न के हिसाब से हम बताएं दोस्तों, तो प्रश्न को आप इसको देखते हुए इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे एक किंवदंती के अनुसार, यह भी कल हम बताए थे कि किंवदंती के अनुसार कहा जाता है कि भारवी का जो निवास स्थान था वह धारा नगरी है। कहाँ है, धारा नगरी वो है। तो धारा नगरी कहा जाता है, अचलपुर भी कहा जाता है और एलिचपुर भी कहा जाता है। तो कल की कक्षा में हमने बताया था कि ये धारा अचलपुर इनका जन्म स्थान माना जाता है, उसी को जो है एलिचपुर भी कहा जाता है, और कुछ के अनुसार, जो किंवदंती के अनुसार, इनका जो है धारा नगरी भी है। ठीक है, तो आसपास के ही सारे जो है जगह है दोस्तों, तो अचलपुर कहे या एलिचपुर कहे या धारा नगरी निवासी माने जाते हैं। कौन, भारवी। तो महाकवि का जन्म स्थान यानी स्थान कहाँ पे, तो अचलपुर जो है जो है आंसर में होता है, लेकिन यहाँ पे यदि धारा नगरी है तो वो भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे है कि भारवी के समय निर्धारण में प्रमुख स्रोत क्या है, यानी कि भारवी का जो समय है कि वो 600 ईसा पूर्व और 700 ईसा पूर्व के मध्य में उनका समय हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो जन्म के बारे में उनका जो है कुछ स्रोत प्राप्त होते हैं कि कहाँ से प्राप्त चला कि भारवी का जो समय है वह 600 और 700 ईसा पूर्व के मध्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि एक स्रोत मिलता है, ये पहला स्रोत मिलता है कि पुलकेशिन जो द्वितीय थे कि एलोह शिलालेख से इनके बारे में, इनके समय के बारे में पता चलता है, किसके, भारवी के। ठीक है, तो जो है पुलकेशिन द्वितीय का एलोह शिलालेख से भारवी का समय निर्धारित होता है। तो यह हमारा आंसर बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है कि एक स्रोत मिलता है कि वामन जो है वामन और जयादित्य की जो काशिका वृत्ति है, टीका है, काशिका वृत्तीय टीका, उससे भी जो है प्राप्त होता है भारवी का समय। ठीक है, तो ये जो काशिका वृत्ति किसके जो है टीका के लेखक कौन है, तो वामन और जयादित्य हैं। ध्यान रखिएगा, वामन और जयादित्य जो है काशिका वृत्ति एक टीका है, उसके लेखक हैं। ठीक है, तो इनसे भी जो क्या है जो है पता चलता है भारवी का समय। तो यहाँ पे दो प्रश्न बने, एक तो पता चलता है, पूछेगा एलो शिलालेख से किस कवि का समय पता चलता है, तो यहाँ पर आंसर जाएगा भारवी का समय पता चलता है। एक टीका है जिसका नाम है काशिका वृत्ति, उससे किसका समय पता चलता है, तो उसका भी भारवी का ही समय पता चलता है। दूसरा पूछेगा काशिका वृत्ति के लेखक कौन है, तो वामन और जयादित्य हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न यहाँ पे होगा दोस्तों कि गुमरेंडीपुर का पत्र लेख से भी इनका जो है समय पता चलता है। किसका, गुमंड रेड्डीपुर का पत्र लेख। ठीक है, अगला हमारा है कि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये है, इतना खास इंपॉर्टेंट ये नहीं, इसको ध्यान छोड़ दीजिएगा, आप इसको पढ़िएगा। महाकवि दंडी की अवंती सुंदरी कथा और उस पर आधारित अवंती सुंदरी कथा सार है। तो इससे पता चलता है, जो पहले ही पता चला कि अवंती सुंदरी कथा के अनुसार जो है इनका समय निर्धारित होता है, और इनका किस राजा के दरबारी कवि भी थे यह भी पता चलता है। तो यहाँ पे अवंती सुंदरी कथा के लेखक दंडी है, और उस पर आधारित जो है एक ग्रंथ है जिसका नाम अवंती सुंदरी कथा सार। ठीक है, इससे इनका जो है समय निर्धारित होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है समय क्या है दोस्तों, किस राजा के थे, तो यहाँ पे यह विष्णुवर्धन के सभा में भी थे, सिंह विष्णु के थे तथा दुर्विनीत के ऐतिहासिक था, यानी कि ये तीनों राजाओं के जो है समय काल में वहाँ राज्यसभा में जो है भारवी थे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, विष्णुवर्धन और जो है सिंह विष्णु और जो है दुर्विनीत। ठीक है, और इनका समय माना जाता है भारवी का जन्म समय।
ठीक है। तो इनका जन्म समय माना जाता है 560 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ठीक है। तो 560 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय माना जाता है। लेकिन इनका जो ग्रंथ है, भारवी का जो रचना काल है, जो उन्होंने रचना की, यानी किराता अर्जुन ने जब लेखक रचना की, तो उसका समय क्या है? तो उसका समय 615 ईस्वी के लगभग। ठीक है, कितना? 615 ईस्वी के लगभग जो है भारवी का रचना काल माना जाता है। अब यहाँ पे भारवी का समय जो है, सटीक समय यहाँ पे ये है। ठीक है। तो 600 ईस्वी के आसपास, यानी 555 ईस्वी से यानी 625 ईस्वी के मध्य कर सकते हैं, और छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक जो है भारवी का समय माना जाता है। तो मेन हमारा आंसर यही पूछता है कि भारवी का जो समय वो कब से कब है, तो आंसर हमारा छठी शताब्दी के उत्तरार्ध से 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध तक माना जाता है। यह जो है आंसर जो है सटीक रूप से सही होता है। तो यहाँ पे इसको भी 600, इसका जो समय है वह जो है 600 ईस्वी के आसपास, यानी कि कह सकते हैं 625 ईस्वी के मध्य से लेकर, और जो है छठी शताब्दी के उत्तरार्ध इसको कह सकते हैं, और 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कह सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा इनका हो गया भारवी का समय। ठीक है। तो इनके रचना काल का समय ध्यान रखिएगा, 615 ईस्वी माना जाता है। ठीक। आगे है कि जो है इनके अनुसार, किसके, एन सी चटर्जी ने इन्हें क्या कहा, जो है कहाँ के निवासी हैं भारवी, जो है इनके अनुसार। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। एन सी चटर्जी ने जो है भारवी को ट्रावल कोर का निवासी बताया। तो किसने बताया? जो है एन सी चटर्जी ने बताया। कहाँ का निवासी बताया? तो ट्रावल कोर का निवासी बताया। तो इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा भारवी जो है ट्रावल कोर के निवासी है, किसके द्वारा कहा गया है? तो आंसर हो जाएगा एन सी चटर्जी के द्वारा कहा गया है। ठीक है। एन.सी. चटर्जी ने भारवी को कहाँ का निवासी बताया? तो ट्रावल कोर का निवासी बताया। ठीक है। इस प्रकार के हमारे प्रश्न बनेंगे। आगे विद्वानों का मानना है कि महाकवि भारवी जो है विष्णुवर्धन सिंह विष्णु महेंद्र विक्रम एवं दुर्भिद के आश्रम में रहने वाले एक दक्षिणार्थ कवि। तो इनको जो है महाकवि भारवी को कहाँ का कवि कहा जाता है? तो यहाँ पे यह इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का इनको जो है दक्षिणार्थ कवि कहा जाता है, कि इनको भारवी को। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो आपने जो है किसकी सभा में रहे तो पता चल गया। अब जो है कहाँ के कवि थे, किस किस प्रदेश के कवि थे? तो उत्तरार्ध दक्षिणार्थ, इनको जो है महाकवि भारवी को दक्षिणार्थ कवि कहा जाता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्षिणार्थ कवि किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा महाकवि भारवी को कहा जाता है। ठीक है। तो इसको प्रश्न को इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अब है कि महाकवि का जो जन्म है, ठीक है, तो जन्म के बारे में जो है यहाँ पे है कि नासिक के समीपवर्ती इनका जो समय जन्म स्थान है, यह देख लीजिए कहाँ माना जाता है महाकवि भारवी का जन्म समय। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे नासिक के समीपवर्ती, या नासिक जो है, नासिक के समीपवर्ती जो है बरार प्रांत के अचलपुर, जिसको एलिचपुर नामक ग्राम कहते हैं, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? नासिक के समीपवर्ती बरात प्रांत, जिसको अचलपुर कहते हैं, जिसको एलिचपुर नामक ग्राम कहते हैं, वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इसको ध्यान रखिएगा, अचलपुर कहते हैं, अचलपुर में इनका जन्म हुआ था। किसके समीप था? तो यह नासिक के समीपवर्ती है। ठीक है। अगला है कि ये किस संप्रदाय के कवि हैं? भारवी जो है किस संप्रदाय के कवि हैं? तो भारवी जो है शैव दर्शन के अनुयायी थे, यानी कि शिव के भक्त थे, शिव को मानते थे। तो शैव दर्शन के अनुयायी थे कौन? महाकवि भारवी। उन्होंने किराता अर्जुनियम के 18वें सर्ग में शिव स्तुति की है। तो ये शिव के अनुयायी थे। तो यह जो है महाकवि भारवी ने किराता अर्जुनियम के 18वें सर्ग में, जो लास्ट सर्ग हमारा 18 है, तो 18वें सर्ग में जो है शिव स्तुति की है। कौन? महाकवि भारवी ने। ठीक है। यहाँ पे है कि भारवी जो है किस कवि से प्रभावित थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि महाकवि भारवी जो है किस कवि से प्रभावित थे? ठीक है। तो आंसर जाएगा कालिदास से प्रभावित थे। किससे? कालिदास से। ठीक है। और कालिदास से महाकवि भारवी प्रभावित थे, तो आंसर हमारा हो जाएगा कालिदास। अगला प्रश्न है कि भारवी से कौन से कवि प्रभावित हुए? यानी कि महाकवि भारवी से भी कवि प्रभावित है, जिनका नाम है महाकवि माघ। कौन है? माघ। तो माघ ने भी भारवी की तरह ही अपने ग्रंथों की रचना की है। तो माघ के ग्रंथों का नाम है शिशुपाल बधम। क्या नाम है? शिशुपाल बधम, जिसमें जो है सभा पर्व से लिया गया है। माघ का जो है उपजीव है वो सभा पर्व से लिया गया है। इसमें भगवान शिव के द्वारा जो है भगवान जो है कृष्ण के द्वारा शिशुपाल का वध किया जाता है सभा पर्व में। ठीक है। तो भारवी से कौन प्रभावित है? तो आंसर जाएगा महाकवि माघ प्रभावित है। ठीक है। अगला है राजशेखर के अनुसार कालिदास एवं मेट की भांति भारवी की भी परीक्षा उज्जैनी में ली गई थी। श्रूयते
च उज्जैनियाम काव्य काव्य का परीक्षा। तो यह कहावत है दोस्तों, तो इसको इससे प्रश्न नहीं बनेगा, तो इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आतपत्र भारवी की उपाधि किसे प्राप्त है? तो आतपत्र भारवी की उपाधि जो है महाकवि भारवी को प्राप्त है। तो यहाँ पे किराता अर्जुनों के इस श्लोक की उपमा के कारण ही इन्हें आतपत्र भारवी की उपाधि मिली है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे उपाधि प्राप्त हुआ है महाकवि भारवी को। तो उपाधि से प्रश्न पूछता है आतपत्र किस कवि को कहा जाता है? तो आतपत्र जो है महाकवि भारवी को कहा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह उसी के बारे में उत्फुल्लित स्थल नलिनीम वन वन द उष्ट उष्ट उस्मात् कनकमय मय मयताप त्रयलक्ष्मीम। ठीक है, तो यह श्लोक है कि जो है आतपत्र के बारे में किस प्रकार जो है यह श्लोक लिखने कार्य जो है श्लोक यह कहाँ पे है? तो यह श्लोक जो है पांचवें सर्ग में है और 39 श्लोक है। इसमें जो है श्लोक जो है महाकवि भारवी ने इस श्लोक को लिखा है। तो उड़ते हुए कमल के पत्ते जब आकाश में उड़ रहे थे, कमल के पत्ते सूख गए थे, आसमान में उड़ रहे थे, तो इस प्रकार को जो है उन्होंने इसे कनक सोने का जो बताया, किसने? भारवी ने। तो बताने के कारण यानी सोने के पत्ते जैसा छत्र यानी कि छाता छा गया आकाश में, ऐसा बताने के कारण जो है इनको जो है आतपत्र यानी कि जो है महाकवि भारवी को आतपत्र कहा गया। तो ये उपाधि इन्हें प्राप्त हो गई कि आतपत्र कवि कौन है? तो आंसर जाएगा भारवी है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह श्लोक लिखने का कारण जो है श्लोक 5वें सर्ग में है और 39 श्लोक है। ठीक है, तो इस श्लोक के कारण जो इन्हें आतपत्र की उपाधि प्राप्त हो गई। ठीक है, तो यह रहा सामान्य परिचय। आगे हम पढ़ेंगे भारवी की रचना यानी कि ग्रंथ के बारे में कि कितने सर्ग हैं, कितने श्लोक है और जो है यह किस इसका नायक कौन है, इसका उपनायक कौन है, नायक की प्रकृति कौन है। तो इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे परीक्षा में पूछते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं भारवी की रचना। तो भारवी के रचना क्या नाम है दोस्तों? तो किराता अर्जुनियम। कैसा ग्रंथ है? एक महाकाव्य है, एकमात्र कृति यानी कि एक ही ग्रंथ लिखा है भारवी ने जिसका नाम है किराता अर्जुनियम। एक महाकाव्य है और एकमात्र कृति है किसकी? भारवी की। पूछेगा कौन सा किराता अर्जुनम किसकी कृति है? तो भारवी की है। और जो है कैसा किस इसकी विधा क्या है? तो महाकाव्य है। जो है भारवी ने और कितने ग्रंथ लिखे? तो एकमात्र इनकी एक कृति है। ठीक है, दूसरा है इसमें कितने सर्ग है? तो 18 सर्ग है। तो यह अगली बार परीक्षा में पूछा था 2018 जो है 18 में पूछा था यह परीक्षा कि कितने सर्ग है? तो 18 सर्ग है। और अगला प्रश्न होगा कि जो किराता अर्जुनियम ग्रंथ है उसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी? श्लोक इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुल श्लोकों की संख्या पूछा है किराता अर्जुनियम यानी कि 18 सर्ग है। तो 18 सर्ग में जो जितने भी श्लोक हैं उसमें कुल जो है श्लोकों की संख्या कितनी है? 18वें सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो आंसर वहाँ जाएगा 1040 है, जबकि कुछ विद्वान इसको 1030 भी मानते हैं। तो यहाँ पे 1040 हमारा आंसर सटीक है। लेकिन यदि 1030 भी है तो वह भी हमारा गलत नहीं माना जाएगा, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पे सही होता है। ठीक है, तो अक्सर जो है 1040 ही हमारा सटीक आंसर है। ठीक है, श्लोक जो है 1040 माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसे 1030 कहा है। ठीक है, अगला है कि उपजीव यानी कि किराता अर्जुनियम जो ग्रंथ है उसका उपजीव कहाँ से है? तो यहाँ का उपजीव पूछा है तो महाभारत का वन पर्व है। कौन सा है? वन पर्व इसका उपजीव है। किसका? किराता अर्जुनियम का। तो पहले पर्व का क्या नाम है दोस्तों? आदि पर्व। दूसरे पर्व का क्या नाम है? सभा पर्व। तीसरे पर्व का क्या नाम है? वन पर्व। चौथे पर्व का क्या नाम है? विराट पर्व। पांचवें पर्व का क्या नाम है? उद्योग पर्व। ठीक है, और छठे पर्व का नाम यहाँ पे है कौन सा है दोस्तों? तो भीष्म पर्व है। सातवें का कर्ण पर्व। आठवें का जो है नहीं, सातवें का हमारा जो है द्रोण पर्व है। आठवें का कर्ण और नौवें का सल पर्व। इस प्रकार से 18 पर्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है श्लोकों की संख्या पूछा है तो 1040। कहाँ उपजीव कहाँ से है? तो महाभारत का वन पर्व है। अब अगला है कि इसका जो नायक है यानी किराता अर्जुनियम का जो नायक है वह कौन है? कैसा नायक है? तो वह नायक धीरोदात्त नायक है। और नायक कौन है? तो नायक अर्जुन है। कौन है? अर्जुन है। तो पांचों भाइयों में मध्य पांडव क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि यह बीच के हैं, यानी कि पहले युधिष्ठिर है, फिर भीम है, फिर अर्जुन है, फिर नकुल सहदेव। तो तीसरे नंबर पे है, इसलिए इनको जो है मध्य पांडव कहा गया। किसको? अर्जुन को। तो नायक पूछा तो अर्जुन है। और किस कोटि के नायक है? तो धीरोदात्त कोटि के नायक है। किसके दोस्तों? धीरोदात्त कोटि के नायक है। तो आंसर हमारा धीरोदात्त कोटि होगा। प्रतिनायक यानी उपनायक भी होता है, नायक उपनायक होता है। तो उपनायक के रूप में कौन है? तो उपनायक के रूप में किरात वेशधारी जो शिव है वह उपनायक है, यानी कि शिव भगवान भगवान भोलेनाथ जो है वो कौन है?
उपनायक हैं। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा शिव जी उपनायक हैं। ठीक है, अगला है नायक की प्रकृति क्या है। तो नायक की जो प्रकृति वह क्या है दोस्तों, तो धीरोदात्त कोटि है। क्या है, धीरोदात्त कोटि है। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। नायिका कौन है, तो नायिका की बात कर लेते हैं। नायक हमारे अर्जुन है, तो नायिका भी कोई ना कोई होगा, तो नायिका हमारी है द्रौपदी। ठीक है, कौन है, द्रौपदी जो है नायिका है। ठीक है, किराता अर्जुनियम का जो है मुख्य रस क्या है, अंगी रस क्या है, प्रधान रस क्या है, मुख्य रस क्या है, हर प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। तो रस हमारा वह है वीर रस। क्या है, वीर रस। ठीक है, और यहाँ पे गौरी यानी अंग रस क्या है, तो श्रृंगार रस भी यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो अंग रस कहें तो श्रृंगार रस, ऐसे पूछेगा तो रस ही, तो किराता अर्जुनियम में मुख्य रस क्या है, तो वीर रस है। यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो वीर रस है। रीति क्या है, तो किराता जो रीति है इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीति क्या है, तो पांचाली रीति है, और पंचाली रीति है तो गुड़ हमारा जो बीर रस है, तो गुड़ हमारा ओज गुड़ होगा, क्योंकि ओज गुड़ के इस कारण बीर रस जिसमें होता है उसमें गुड़ ओज ही होता है। ठीक है, तो रीति पांचाली रीति और गुड़ कहे तो ओज गुड़, बीर रस होने के कारण गुड़ ओज होगा। और पंचाली द्रौपदी जो है, द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी, इसलिए उसको पांचाली भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि रीति क्या है, जो है किराता अर्जुनियों की रीति क्या है, तो पांचाली रीति है। आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि नायिका द्रौपदी है, इसको पांचाली भी कहा जाता है। पांचाल देश की जो है कन्या राजा की पुत्री है, इसलिए इसको पांचाली भी कहा जाता है। तो पांचाली इसकी रीति है, किसकी, किराता अर्जुनियम की। गुड़ क्या है, ओज गुड़ है। रस क्या है, बीर रस है। नायक नायक कौन है, अर्जुन है। नायिका कौन है, द्रौपदी है। कोटि क्या है नायक की, धीरोदात्त कोटि है। जो है किराता अर्जुनियम सर कितने, 18। श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1040 और 1030 भी माना जाता है। रीति की तरफ चलते हैं कि रीति क्या है, किराता अर्जुनियम की रीति क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे रीति होगी वैदर्भी रीति। क्या है, वैदर्भी रीति। तो हमने रीति यहाँ पे पढ़ा वैदर्भी रीति, जो है अभी हमने अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ के आया, तो उसमें भी वैदर्भी रीति थी। और जो है यहाँ पे मेघदूतम भी पढ़ के आया, तो उसमें भी वैदर्भी रीति। तो अभी हमने रीति, यदि रीति की बात करें तो वैदर्भी रीति ही हम यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे किराता अर्जुनियम में कौन सा सर्ग है, तो वैदर्भी रीति। रीति क्या है, तो वैदर्भी रीति है। तुम्हारा आंसर वैदर्भी रीति की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो है किराता अर्जुनियम के जो है बारे में कहा गया। यहाँ पे अलंकार भी पूछेगा कि किराता अर्जुनियम में अलंकार कौन सा है। तो अलंकार यहाँ पे शब्दालंकार भी है, अर्थालंकार है और चित्राक्षर भी है। तो इस प्रकार के 3 अलंकार हमारे प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग प्रश्न यह भी बनेंगे कि जो है किराता अर्जुनियम में जो शब्दालंकार है, कितने शब्दालंकारों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कितने शब्दालंकार को प्रयोग किया गया दोस्तों, आंसर जाएगा 3। ठीक है, कितने, 3 है। अब अगला प्रश्न पूछेगा किराता अर्जुनियम में अर्थालंकार कितने प्रयोग किया गया, तो 60 अर्थालंकार है, और 60 है, और 7 यानी चित्राक्षर जो है 7 है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे प्रश्न भी बनेंगे। तो अलंकार जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार और चित्राक्षर अलंकार का प्रयोग किया गया है। 3 अलंकार शब्दालंकार में है, 60 अलंकार अर्थालंकार है, और 7 यानी 7 अलंकार जो है चित्राक्षर है। अब अगला है कि भारवी की जो शैली है वह पंडित प्रधान अलंकृत शैली है। कौन है, जो है पांडित्य प्रधान अलंकृत शैली है भारवी की शैली। ठीक है, अगला हमारा इंपॉर्टेंट यह हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पर परिगणित महाकाव्य, यानी कि यह इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा। पहले स्थान पर बृहत्त्रयी के अंतर्गत 3 ग्रंथ आते हैं। एक का नाम है किराता अर्जुनियम, दूसरे का नाम है शिशुपाल वधम, तीसरे का नाम है नैषधि चरितम। तो यहाँ पे पूछा है कि बृहत्त्रयी में प्रथम स्थान पे कौन सा महाकाव्य जो है बृहत्त्रयी जो है रखा गया है। तो बृहत्त्रयी जो प्रथम रखा गया वह रखा गया है किराता अर्जुनियम। ठीक है, कौन रखा गया, किराता अर्जुनियम। लास्ट में किस बृहत्त्रयी को रखा गया है, तो आंसर जाएगा नैषधि चरितम। ठीक है, तो प्रथम और लास्ट भी पूछ सकता है, बीच में शिशुपाल वधम है। ठीक है, तो अगला प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि इसमें सर्ग कितने हैं। किराता अर्जुनियम में जो हमारा बृहत्त्रयी है उसमें जो है सर्गों की संख्या कितनी, यानी कि तीनों किस में बटे हुए, तो तीनों सर्ग में बटे हैं। तीनों महाकाव्य हैं, तीनों महाकाव्य है। तो यहाँ पे 18 सर्ग किराता अर्जुनियम में है, 20 सर्ग शिशुपाल वधम में है, और नैषधि चरितम जो है यहाँ पे 22 सर्ग है। ठीक है, किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है भारवी है, अभी हम पढ़ रहे हैं, कौन है, भारवी है। शिशुपाल वधम के लेखक कौन है, तो माघ है।
और नसदी चरितम कौन है? श्री हर्ष है। कौन है? श्री हर्ष। तो इस प्रकार के इससे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह 3 लाइन है लेकिन इसमें प्रश्नों का खजाना है, यानी इसमें ढेर सारे प्रश्न हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पे है कि भारवी के जो किराता अर्जुनीय का प्रारंभ पहला अक्षर कृ से है। ठीक है, तो प्रारंभ कहाँ से होता है दोस्तों? तो श्री शब्द से होता है। किससे होता है? श्री शब्द से होता है। तो आंसर जाएगा श्री शब्द से होता है। प्रत्येक सर्ग के अंतिम श्लोक में लक्ष्मी पद का प्रयोग हुआ है, जो है कहाँ पे? भारवी में। यानी कि जो है भारवी के जो किराता अर्जुनों का प्रारंभ श्री से होता है लेकिन अंत होता है लक्ष्मी से। तो किससे होता है? लक्ष्मी से जो है अंत होता है। और श्री से प्रारंभ होने वाला ग्रंथ कौन सा? तो वह ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम। क्या है? किराता अर्जुनियम। ठीक है, तो प्रश्न बनेगा श्री और लक्ष्मी से प्रारंभ और अंत होने वाला ग्रंथ कौन सा है? किराता अर्जुनियम। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारवी के काव्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कहा जाएगा लक्ष्मी पदांग। क्या कहा जाएगा? लक्ष्मी पदांग। तो प्रश्न यहाँ होगा लक्ष्मी पदांग, यानी कि जिसके अंत में लक्ष्मी हो, लक्ष्मी शब्द का जिसके अंत में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग हो, वह कौन सा ग्रंथ है? तो आंसर जाएगा, उसके लेखक कौन है? तो भारवी है। ग्रंथ का नाम है किराता अर्जुनियम। तो यहाँ पूछा भारवी के काव्य को कहा गया है, तो लक्ष्मी पदांग कहा गया है। क्या कहा? लक्ष्मी पदांग। ठीक है, अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे है कि किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या कितनी है? तो कुल श्लोकों की संख्या कितना है दोस्तों? तो 1040 और 30 है। इस प्रकार से बताया गया है, अभी हम पढ़ के आए। और यहाँ पूछा है कि प्रथम सर्ग में कितने हैं? तो प्रथम सर्ग में यदि बात करें तो 46 है, यानी कि 46 है। कितने हैं? 46 है किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में श्लोकों की संख्या। ठीक है, तो कितने हैं दोस्तों? 46 है। ठीक है, इससे पहले हमने 2 ग्रंथ पढ़ के आए। एक आए हैं कौन सा? अभिज्ञान शाकुंतलम। और एक आए हमने पढ़कर कौन सा? जो है मेघदूतम। तो यहाँ पे यदि हम जो है अभिज्ञान शाकुंतलम की बात करें तो उसमें कुल श्लोकों की संख्या कितनी है? तो जो है 196 है। यदि हम जो है जो हमें चौथा अंक पढ़ना उसमें कौन सा कितने हैं? तो उसमें 22 श्लोक हैं। कितने हैं? 22 श्लोक हैं। ठीक है, मेघदूतों में दूतम के दोनों सर्गों में दोनों जो है 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ में कितने हैं दोस्तों? तो पूर्व मेघ में है 63। कितने हैं? 63। उत्तर मेघ में कितने हैं? तो 52। कुल मिला कितने हुए? तो 115। कितने हैं? 115। तो इस प्रकार से श्लोकों की संख्या को भी ध्यान रखकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो पढ़ा था उसको बता दिया। यहाँ पे पूछा है किराता अर्जुनियम में कितने श्लोक है? तो 46 है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। इसमें छंद कौन सा है? किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो इसमें छंद की भी जो है थोड़ा प्रश्न छंद से ही बनता है। तो छंद इसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रथम सर्ग में ही 3 जो है छंदों का प्रयोग कर दिया गया है। प्रथम सर्ग में कितने छंद है? 3 छंदों का प्रयोग किया गया है। तो कुल श्लोकों की संख्या कितनी है दोस्तों? 46 है। कितने? 46 है। ठीक है, तो इसमें से 1 से 44 तक, यानी कि 1 से श्लोक संख्या 1 से 44 तक, यानी 1 से 40 जो है 44 तक किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो छंद का नाम है वंशस्थ छंद। किसका है? वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया। कितने? 1 से 44, यानी कि श्लोक संख्या 1 से 44 तक यदि हम पढ़ेंगे तो एक ही छंद है जिसका नाम है वंशस्थ छंद। और वंशस्थ छंद में यदि हम वर्णों की संख्या करें कि एक पंक्ति में कितने वर्ण होते हैं? तो 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेंगे। और जो है 45वां यानी कि 46 श्लोक है, तो यानी कि 45 श्लोक में कौन सा छंद है? तो पुष्प जो है 45 श्लोक में हमारा छंद वो है पुष्पिताग्रा छंद। कौन है? यह है पुष्पिताग्रा छंद। ठीक है, और 46वां यानी जो अंतिम श्लोक है उसमें कौन सा छंद है? तो उसमें है मालिनी छंद। कौन सा? मालिनी छंद। तो इस प्रकार से हमारे छंद से किराता अर्जुनियम से ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वंशस्थ छंद, पुष्पिताग्रा छंद और जो है मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पुष्प रहेगा तो पुष्प को कौन चुनती है? मालिनी लोग चुनती हैं। तो पुष्पों का चयन मालिनी करती है, तो पहले पुष्पिताग्रह होगा, उसके बाद मालिनी छंद का प्रयोग होगा। ध्यान रखिएगा, जो है ट्रिक के द्वारा भी इसको याद कर सकते हैं। पुष्प को कौन चुनता है? कौन तोड़ता है? मालिन तोड़ती है। तो पहले जो है 45वें श्लोक में छंद है पुष्पिताग्रह और 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं। यह हमारे श्लोक की जो है लाइन दी, न समय परिरक्षणम क्षमम ते। और यह जो मालिनी का वह है विधि समय नियोगाद दीप्ति संहार जिहम। ठीक है, तो इस प्रकार से श्लोक दिया गया है। आगे हम बढ़ते हैं कि अर्थ गौरव के लिए
प्रसिद्ध है। तो भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए दोस्तों? अर्थ गौरव के लिए जो है भारवी प्रसिद्ध है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अर्थ गौरव के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर जाएगा भारवी जो है अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। इनको कहा जाता है भारवे अर्थ गौरवम। क्या कहा जाता है? भारवे अर्थ गौरवम कहा जाता है। तो पूछेगा भारवे अर्थ गौरव किसको कहा जाता है? तो उत्तर जाएगा भारवी को कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात शिव का नाम महाकाव्य का नाम पड़ा है। तो जो है ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें अर्जुन नायक और प्रतिनायक शिव के नाम से कौन सा महाकाव्य है? तो आंसर जाएगा किराता अर्जुनियम महाकाव्य है। कौन सा है? किराता अर्जुनियम महाकाव्य है। अगला है कि श्री कृष्ण कृष्णाचार्यम ने किराता अर्जुनियम की कितनी टीकाओं का उल्लेख किया है? तो ये जो है कवि है, किसका नाम है? श्री कृष्ण कृष्णाचार्य। इन्होंने किराता अर्जुनियम पर 34 टीकाओं का उल्लेख किया गया। कितने? 34, 34 टीकाओं का उल्लेख किया है। ठीक है। अगला है किराता अर्जुनियम की सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रमाणित एवं जो है सारवती टीका का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध टीकाएं हैं किराता अर्जुनियम पे, उस यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप कट कर सकते हैं, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो है इस पॉइंट को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे है कि किराता अर्जुनियम के जो है कुछ प्रसिद्ध जो प्रमाणित जो है टीका लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखा गया इसको देखते हैं। ठीक है, तो टीका का नाम है घंटा पथ टीका। तो घंटा जो पथ टीका है उसके लेखक कौन है? तो आंसर जाएगा मल्लीनाथ है। कौन है? मल्लीनाथ है। किस पर घंटा पथ टीका लिखा गया? तो वह लिखा गया किराता अर्जुनियम पे। किस पर? किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम महाकाव्य पर मल्लीनाथ ने घंटा पथ नामक टीका लिखा। तो ध्यान रखिएगा, मल्लीनाथ ने टीका तो लिखा घंटा पथ, लेकिन घंटा पथ लिखा, लेकिन कौन से महाकाव्य पे? तो आंसर जाएगा किराता अर्जुनियम महाकाव्य पे। ठीक है। अगला है कि जो घंटा पथ शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ध्यान रखिएगा, घंटा जो पथ है इसका अर्थ ही पूछा क्या होगा? तो आंसर जाएगा राजमार्ग है। क्या है? राजमार्ग है। ठीक है। घंटा पथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आंसर है राजमार्ग है। ठीक है। अगला पॉइंट है किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है। किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका हमारा क्या है? जो है यहाँ पे घंटा पथ है। और यहाँ पे एक टीका जिसका नाम है शब्द शब्द अर्थ दीपिका, श्री चित्रभानु केवल प्रथम 3 सर्गों पर लिखा। तो एक टीका है जिसका नाम है शब्द अर्थ दीपिका, जिसके लेखक श्री चित्रभानु है। इन्होंने प्रथम और यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 सर्गों पर जो है टीका लिखा, जिसका नाम है शब्द अर्थ दीपिका टीका। यह जो है किरात की अन्य टीकाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय टीका है, जिसका नाम है शब्द अर्थ दीपिका। ठीक है। इसके लेखक है चित्रभानु। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, यह पूछा हुआ किराता अर्जुनियम के प्रथम 3 सर्गों को कहा जाता है। तो प्रथम जो है पहला, दूसरा और 3 सर्गों को क्या कहा जाता है किराता अर्जुनियम को? तो इसको कहा जाता है पाषाण त्रय। क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय। तो ये पूछता है पाषाण त्रय के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ आता है? तो आंसर हो जाएगा तीनों जो है किराता अर्जुनियम में आते हैं, यानी कि पहला भी किराता अर्जुनियम है, दूसरा भी और तीसरा भी। तो यहाँ पे पाषाण त्रय के अंतर्गत 3 ग्रंथ है जिसका नाम है किराता अर्जुनियम ही है। तीनों किराता अर्जुनियम के पहले, दूसरे और तीसरे सर्ग को ही कहा जाता है पाषाण त्रय। ठीक है। जैसे कि लघु त्रय, मुनि त्रय, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से पाषाण त्रय भी कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है किराता अर्जुनियम को। ठीक है। अगला है कि भारवी के आश्रयदाता जिसके आश्रय में रहते दुर्विनीत, उन्होंने संस्कृत टीका लिखी। कौन से सर्ग पर? तो 15वें सर्ग पर। इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतरण किसने किया? तो यहाँ पे शब्दावतार नाम से बृहत कथा का संस्कृत रूपांतर, यानी कि जो है बृहत कथा जो है शब्दावतार नाम से, यानी कि बृहत कथा जो है जिससे सभी ने अपना उपजीव बनाया जिस ग्रंथ को, तो उससे जो है दुर्विनीत ने भी शब्दावतार नामक ग्रंथ लिखा और जो है उसको संस्कृत में रूपांतरण, बृहत कथा हिंदी में है तो उसका जो है संस्कृत में रूपांतरण किया। ठीक है। किसने? दुर्विनीत के द्वारा। ठीक है। अगला है कि जो है 15वें सर्ग प्रसिद्ध, जो हमारा किराता अर्जुनियम का 15वां जो सर्ग है वह किस लिए प्रसिद्ध है?
तो किराता अर्जुनीयम का जो 15वां सर्ग है वो प्रसिद्ध है चित्र काव्य के लिए। किसके लिए? चित्र काव्य के लिए वह जो है प्रसिद्ध है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा सर्ग पाषाण त्रय के लिए प्रसिद्ध है, इसको पाषाण त्रय कहा जाता है। उसी प्रकार जो 15वां सर्ग है उसको कहा जाता है चित्र काव्य। क्या कहा जाता है? चित्र काव्य। और इसी सर्ग पर जो है महाकवि जो है राजा दुर्विनीत ने जो है संस्कृत टीका लिखा है। ठीक है। एक ऐसे कवि है जिन्होंने 12वीं एकाक्षर यानी एक ही अक्षर पर जो है उन्होंने एक श्लोक लिख दिया। केवल नकार का प्रयोग यानी कि नकार न शब्द का प्रयोग करके उन्होंने जो है एक श्लोक लिख दिया। श्लोक है न नो नो नुन्नो नो 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 नाना नाना नना ननु नो नो नुन्नो अनु नुन्नो ननु नेनो ना नेना नुन नुन नुत। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने जो न यानी एक अर्थ पे उन्होंने जो है श्लोक लिख दिया। कौन से सर्ग में? तो 15वें सर्ग में। 15वां सर्ग का 14वां श्लोक है। ठीक है। 15वें सर्ग का 14वां श्लोक है जो न से 12वीं ने लिख दिया। ठीक है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, इतनी पंक्तियां हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे हम यहाँ पे थोड़ा सा और लेते हैं, उसके बाद क्लास को विराम करेंगे। ठीक है। यहाँ पे है कि अर्थ गौरव का क्या अर्थ है? तो अर्थ गौरव का यहाँ पे शब्द क्या अर्थ होता है? अर्थ गौरव 12वीं अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। तो अर्थ गौरव शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अल्प शब्दों में प्रभुत अर्थ का सन्निवेश, अर्थात गागर में सागर में, यानी कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह देना। ठीक है। गागर में सागर भरना यानी कि जो है थोड़े में बहुत कुछ कर देना, इसलिए अर्थ गौरव का अर्थ है गागर में सागर भरना। ठीक है। अगला है नारिकेल फल समीवत जो है वचय। मल्लीनाथ का यह कथन किसके लिए है? तो यह जो है 12वीं के लिए मल्लीनाथ ने कहा नारिकेल फल समितम वच। नारी के फल के समान इनके जो है वचन वाणी होते हैं। किनके? 12वीं के। तो यह जो है मल्लीनाथ ने किसके लिए कहा? तो 12वीं के लिए कहा। ठीक है। यह सब प्रसिद्ध लाइनें हैं दोस्तों। यहाँ पे प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, यह वाक्य किस ग्रंथ से संबंधित? तो यह जो है वाक्य जो है किराता अर्जुनियम से संबंधित है। प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती। अगला पॉइंट है स्फुटता न पदर पादकृता न च न सुकृत अर्थ गौरवम। यह वाक्य किस ग्रंथ संबंधित? यह भी हमारा जो है किराता अर्जुनियम संबंधित। तो ये पंक्ति वाक्य जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमारे जो है प्रश्न ढेर सारे बने जो आज की कक्षा हमने पढ़ाया दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। यहाँ पे हमारा है ठीक है। थोड़े सा हम और ले लेते हैं क्लास को, इतना थोड़ा सा पढ़ते हैं, यहाँ से हम क्लास को विराम करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है किराता अर्जुनियम का जो मुख्य कथानक है। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। किराता अर्जुनियम का जो मुख्य कथानक है उसमें अर्जुन द्वारा किरात भेष जारी शंकर से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए जो यह कथानक है। तो यह कथानक हमने पढ़ के आए ऊपर जो है कि किराता अर्जुन जो कथानक है वह क्या है? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति। ठीक है। अगला है अर्जुन पाशुपत जो है अस्त्र के लिए भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए हिमालय क्या नाम है? इंद्रकील पर्वत हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर यात्रा व्यास के कहने पर किया। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि हमारा जो अर्जुन जो है किसके कहने पर जो है हिमालय के इंद्रकील पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाते हैं? तो वह कहते हैं व्यास के द्वारा कहे जाते हैं, यानी कि जो व्यास है उनके द्वारा कहा जाता है कि तुम जाकर हिमालय पर तपस्या करो और भगवान शिव से क्या करो? पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति करो। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रश्न एक बनेगा कि इंद्रकील पर्वत का वर्णन किस महाकाव्य में है? ठीक है। तो इंद्रकील पर्वत का वर्णन जो है किराता अर्जुनियम महाकाव्य में है। ठीक है। अर्जुन जो है किस पर्वत पे जो है तपस्या करने के लिए जाता है? तो वो हो जाएगा हिमालय के इंद्रकील पर्वत पे जो है तपस्या करने के लिए जाता है। किसके कहने पे जाते हैं? तो भगवान व्यास के कहने पे जाते हैं। किसकी तपस्या करते हैं अर्जुन? तो भगवान शंकर की तपस्या करते हैं। क्या प्राप्त करने के लिए? तो पाशुपत अस्त्र प्राप्त करने के लिए। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं। ठीक है। आगे है कि किराता अर्जुन जो किरात है उससे क्या तात्पर्य? किरात शब्द से क्या तात्पर्य है? तो किरात भेषधारी जो शिव का बोध होता है। ठीक है। किसका होता है? शिव का बोध होता है। अगला हमारा यहाँ प्रश्न है कि जो किराता अर्जुन जो मंगलाचरण है, यह छोटा था प्रश्न दोस्तों। जो मंगलाचरण वह जो है मंगलाचरण किस में है? तो वह मंगलाचरण जो वस्तु निर्देशात्मक है। क्या है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का
ठीक है। कौन सा मंगलाचरण है? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। अगला यहाँ पे होगा कि किरातार्जुनीय महाकाव्य का फल क्या प्राप्त होता है। तो किरातार्जुनीय को जो फल प्राप्त होता है वो होता है नायक अर्जुन को किरात भेषधारी शिव से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि नायक जो अर्जुन है वो तपस्या करता है भगवान शिव का, और उन्हें जो पाशुपत की जो है अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। यही क्या होता है? महाकाव्य का फल होता है। ये क्या है? महाकाव्य जो किरातार्जुनीय जो महाकाव्य है उसका फल यही है कि अर्जुन को जो है पाशुपत जो है अस्त्र की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है। युधिष्ठिर 12 वर्षों के वनवास के काल में अपने अनुजों और द्रौपदी के साथ कहाँ रहते हैं? यह प्रश्न है। तो प्रश्न यह कथानक से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किरात भेष जो है अर्जुन अपने पांचों भाइयों के साथ किस वन में निवास करते हैं? तो आंसर जाएगा द्वैत वन में निवास करते हैं। कौन से वन में? द्वैत वन में। तो आगे जो है हम कथानक पढ़ेंगे दोस्तों। तो कल की कक्षा में, आज की कक्षा को यही आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। और जो है कल की कक्षा हम जो है किराता अर्जुनियम का जो नामकरण हुआ, यानी कि किराता अर्जुनियम में कौन सा समास है, इसका नामकरण क्या हुआ, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा समास और कौन सा प्रत्यय है। तो समास और प्रत्यय से भी प्रश्न पूछते हैं, किराता अर्जुनियम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें कौन सा समास है। ठीक है। तो कल की कक्षा में आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो कल की कक्षा देखना ना भूलिएगा आप लोग। तो आगे हम यहाँ पे किराता अर्जुनियम पढ़ेंगे, फिर किराता अर्जुनियम के प्रमुख पात्रों के बारे में पढ़ेंगे कल की क्लास में, और जो है किराता अर्जुनियम का जो सर्ग है 18 सर्ग का, उसका संक्षिप्त परिचय पढ़ेंगे। ठीक है। संक्षिप्त परिचय जो कल की कक्षा में होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, कल पुनः उपस्थित होंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।